हेलो एवरीवन, नमस्कार। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिविल स्टाइप हिमाचल पर। तो आज की जो हमारी इंग्लिश की क्लास है, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारी सीरीज़ है जो HPS अलाइड एंड नायब तहसीलदार को लेकर ओरिएंटेड है। तो आज की ये क्लास जो है हमारी बड़ी स्पेशल क्लास रहेगी। इसमें कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और यहाँ से अक्सर हमें क्वेश्चन जो है वो हिमाचल के नायब तहसीलदार, अलाइड और HPS के मेंस में हमें ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी, आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जानने को मिलेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको कभी एग्जाम में आ गए तो आप गलतियाँ नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बने रहें इस सेशन में। ये सेशन आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें लिखा होता है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक, अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें क्या होता है कि आपके पास ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपको साइड में, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक क्या है, एक वर्ब दे रखी है। इस वर्ब की आपको राइट फॉर्म या करेक्ट फॉर्म जो है वो इस ब्लैंक में यूज़ करनी है। अब बहुत से बच्चे जो हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन होता क्या है। कि यहाँ पर आपको एक ब्लैंक दिया जाता है, ठीक, और आपको यहाँ पर वर्ब यूज़ करनी होती है, ठीक है। और वो वर्ब की फॉर्म यहाँ पर बेस फॉर्म आपको दे देते हैं, ठीक। यहाँ पर जो है वो बेस फॉर्म आपको गिवन रहती है वर्ब की, ठीक। अब ये वर्ब की जो बेस फॉर्म है, इसकी राइट यूसेज, मतलब ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आएगी, इंडेफिनिट में आएगी, ठीक है, परफेक्ट वर्ब आएगी इसकी, या फिर बेसी फॉर्म हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। जो भी इसकी करेक्ट फॉर्म यहाँ पर आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सेंटेंस, वो हमें यहाँ पर लिखनी होती है, ठीक। तो ऐसे ही आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं और जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम दिए उनको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस हमें अक्सर जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाला हूं जो रिपीटेडली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और यहां से आपको क्वेश्चन बहुत सारे जो है एग्जाम में वो देखने को मिलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ताकि आपके जब भी आप ये एग्जाम दो, इनमें से कोई भी एग्जाम आप दो, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपका गलत ना हो। क्लियर? तो देखिए, ये जो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें मैं कुछ आपको ऐसे यूसेज ऑफ वर्ब जो टेंसेस पे बेस्ड है वो समझाने वाला हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कुछ टेंसेस पे बेस्ड है और ये एक हमारे, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इंडेफिनिट टेंस, ठीक। और इंडेफिनिट में भी मैं कौन सा टेंस आपसे डिस्कस करूंगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। क्योंकि यहीं से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस रहता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के साथ फिर हम डू या फिर डज का यूज करते हैं और फिर नॉट लगा देते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो डू या डज हम लगा देते हैं पहले और फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर हम नॉट लगा देते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है लेकिन नेगेटिव नहीं है तो फिर नॉट हटा देंगे, बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं कुछ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES आप कब लगाएंगे? जब भी आपका सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा, शी होगा, इट होगा, या फिर कोई भी नेम होगा जो सिंगुलर फॉर्म में है, या फिर कोई भी नेम जो आपका सिंगुलर फॉर्म में है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES आप कब नहीं लगाएंगे? जब ये सब्जेक्ट आपके नहीं है, मतलब जब भी सब्जेक्ट आपका आई है, ठीक, या फिर सब्जेक्ट आपका वी है, सब्जेक्ट आपका यू है, या फिर दे है, या फिर कोई और भी प्लूरल फॉर्म, या फिर कोई और भी प्लूरल फॉर्म जब भी आपके हैं तो आप क्या करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES नहीं लगाओगे। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आप एक बात समझ के चलेंगे कि कुछ यूसेज होती हैं हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जहाँ पे आपको क्या करना होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। जो इनमें मेन यूसेजेस हैं, ठीक, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर 1 पे आपका कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है,
ठीक, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक, या फिर मैं जिसको कह सकता हूं कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, या फिर कोई भी परमानेंट एक्शन है, या फिर कोई भी परमानेंट एक्शन है, तो आप उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करें। दूसरा है कोई भी प्रोवर्ब है या फिर कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट है। कोई भी प्रोवर्ब है, कोई फैक्ट है, कोई ईडियम है। ठीक, तो इनके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करें हमेशा ही। और उसके बाद अगर आपका कोई भी रूटीन एक्शन है, कोई भी रूटीन एक्शन है या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई भी रूटीन एक्शन या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन है, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। क्लियर। और साथ साथ में यूसेज तो ऐसे बहुत सारे हैं हमारे, लेकिन कुछ हमें इंपॉर्टेंट यूसेज जो है वो समझनी है। क्लियर। देखिए, ये जो फोर्थ यूसेज है इसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। इससे पहले ये जो पहली तीन यूसेज है इनको समझेंगे कि फर्स्ट यूसेज है यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है एंड परमानेंट एक्शन है। क्लियर। उसके बाद सेकंड यूसेज है कोई प्रोवर्ब, यानी कि कोई जैसे हम कह सकते हैं लकोक्तियां हैं, कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट है, या फिर कोई इडियम्स है, मुहावरे हैं, तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। कोई ऐसा एक्शन जो आपका रूटीन एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देख लिया है। अब यहाँ से एक बात समझ के चलेंगे हम कि यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है ये आपकी एक प्रोवर्ब है। ये क्या है, आपकी एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर एस या ई एस आता है। किसके साथ, एस या ई एस आएगा, ही के साथ, शी के साथ, इट, या फिर कोई नेम जो सिंगुलर फॉर्म में उनके साथ आएगा। तो चलिए यहाँ पर अगर ये प्रोवर्ब है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए था, तो हम वर्ब की राइट फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे। तो इट है तो इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। ठीक, तो ऐसे ही आपको करना है कि जब भी आपको कोई प्रोवर्ब दिखाई दे तो आप उसके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे, कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके साथ एस ई एस कब लगेगा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट अगर स्टेटमेंट पर जाएं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी क्या, साइंटिफिक फैक्ट। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, साइंटिफिक फैक्ट, ये हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है। और इसमें क्या है, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो अब इसमें आपके पास वर्ब दे रखी है बॉयल। ठीक, साइंटिफिक फैक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आना चाहिए, राइट फॉर्म क्या आ जाएगी, बॉयल्स। क्लियर। उसके बाद आता है ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या आ गई आपकी, फिर से क्या आ गई, ये प्रोवर्ब आ गई। क्या आ गई आपकी, प्रोवर्ब। अब यहाँ पर उन्होंने दे रखा है बी फॉर्म, तो बहुत से बच्चे ना बी फॉर्म का मतलब ये समझ लेते हैं कि या फिर बी होगा या बीन होगा या बीइंग होगा। ठीक, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। आपको जब भी ऐसा ऑप्शन दिया हो, बी करके दिया हो, तो बी का मतलब क्या हो जाएगा, इसको समझेंगे। बी का मतलब होता है या तो इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा, या वॉज आएगा, या वर आएगा। ठीक, ये आप याद रखेंगे। और या फिर बी भी हो सकता है, या फिर बी भी हो सकता है, बी इज एम आर वॉज वर। ठीक, ये बी फॉर्म का मतलब ये होता है। तो ऑनेस्टी जो है, ठीक है, ये प्रोवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए बी फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का यूज होता है। और ऑनेस्टी है तो इसके लिए हम इज का यूज करेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर। उसके बाद हम जाते हैं वी डैश, वी सेल्डम डैश देयर ऑन फुट, वर्ब दे रखी है यहाँ पर ये। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास एक वर्ब लिखी हुई, एक वर्ड लिखा हुआ है सेल्डम, है ना, ये वर्ड लिखा हुआ सेल्डम। ये जो सेल्डम वर्ड है ये क्या होती है, आपकी एक एडवर्ब होती है। जो सेल्डम वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब, और इसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है इसको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे, जैसे सेल्डम है, ठीक, ऑफन है, सेल्डम है, ऑफन है, ठीक, यूजुअली है, या फिर रेगुलरली है। ठीक, सेल्डम है, ऑफन है, यूजुअली, रेगुलरली,
ठीक, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड जो किसी फ्रीक्वेंसी को शो करे, जो किसी फ्रीक्वेंसी को शो करे। ठीक, तो उन वर्ड्स के साथ ना आप क्या करा करो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा दिया करो, क्योंकि ये जहाँ पर भी ये एडवर्ब्स यूज होंगी, सेल्डम है, ऑफन है, यूजुअली है, रेगुलरली है, ओकेजनली है, ये सारी वर्ब्स जहाँ पे यूज होंगी, ये सारी वर्ब्स एडवर्ब्स जहाँ पर यूज होंगी, तो वो सारे ही एक्शन आपके क्या बन जाते हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन बन जाते हैं। ठीक, तो फ्रीक्वेंट एक्शंस कहीं भी यूज किए जा रहे हैं, इस चीज को याद रखेंगे कि जो भी आपके फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आप इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है नॉट ऑफन, इसका मतलब क्या होगा, नॉट ऑफन, अक्सर नहीं। तो ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, हालांकि ये किसको बता रहा है, ये लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो है। तो फ्रीक्वेंट एक्शन जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाएंगे, जो बार बार रिपीट होते हैं, या फिर किसी में डेफिनेट टेंस में लिख सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वी सेल्डम डैश देयर ऑन फुट, तो क्या कर देंगे, वी सेल्डम गो देयर ऑन फुट, क्योंकि यहाँ पर वी है सब्जेक्ट, और जब भी सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर केस ना हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाते हैं। ठीक, तो इस चीज को याद रखेंगे, जब भी आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर केस नहीं है तो एस नहीं लगेगा। ठीक, मतलब एस कब लगेगा, जब भी आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर केस, यानी कि ही, शी, इट या फिर कोई नेम जो सिंगुलर फॉर्म में है। क्लियर। उसके बाद अगला देखते हैं, आई डैश यू एज सुन एज आई डैश होम। यहां पर आपको वर्ब्स दे रखी हैं, कॉल एंड रीच, ये दो वर्ब्स दे रखे हैं। आप फर्स्ट कॉल दे रखी है, मतलब यहां पर कॉल की राइट फॉर्म आएगी, और यहां पर रीच दे रखी है, यानी कि यहां पर रीच की राइट फॉर्म आएगी। क्लियर। तो अब ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो बहुत रेयर चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, लेकिन एचपीएस की बात करें तो एचपीएस में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जिसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। तो यहां से आप एक चीज याद रखेंगे, मैं आपको समझाता हूं कि जब भी फ्यूचर के दो एक्शन है, इस चीज को याद रखेंगे कि जब भी फ्यूचर के दो एक्शंस हैं और उसमें एक एक्शन आपका पहले होगा और एक एक्शन होगा आपका बाद में, एक एक्शन आपका पहले होगा और एक एक्शन आपका होगा बाद में, है ना। फ्यूचर के दो एक्शन है कि एक एक्शन पे दूसरा एक्शन डिपेंडेंट है, कि पहले ये एक्शन होगा तभी दूसरा एक्शन हो पाएगा। इस चीज को याद रखेंगे कि पहले ये एक्शन होगा तभी दूसरा एक्शन हो पाएगा, है ना। तो जब भी ऐसे आपको कोई भी जिसको कह सकते हैं कोई भी ऐसे आपको पॉइंट देखने को मिले, जब भी, तो जो फर्स्ट एक्शन होता है फ्यूचर का उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ठीक, जो भी फर्स्ट एक्शन होगा उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, और जो सेकंड एक्शन होता है उसको आप फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो फ्यूचर टेंस में लिखा करो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा करो। आई बात समझ में। तो चलिए यहां पर चलते हैं। उसने कहा आई डैश यू एज सुन एज आई डैश होम। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा। तो पहले क्या होगा, पहले वो घर पहुंचेगा, ठीक, उसके बाद वो कॉल करेगा। पहले वो घर पहुंचेगा और उसके बाद वो कॉल करेगा। तो दोनों में से पहला एक्शन जो है वो ये है और सेकंड जो है वो ये है, यानी कि कॉल बाद में करेगा। तो एज सुन एज आई डैश होम, तो पहला एक्शन ये है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, तो वर्ब आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर केस नहीं है। क्लियर। उसके बाद कहता है आई डैश यू, तो वो कह रहा है नेक्स्ट जो कह रहा है आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, क्योंकि ये सेकंड एक्शन है। आई शैल कॉल यू या आई विल कॉल यू, ठीक है, ये सेकंड एक्शन है। तो सेकंड एक्शन जो है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई रीच होम। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका राइट प्रॉपर यूसेज ऑफ वर्ब। क्लियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इफ आई डैश देयर आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। तो यहां पर वर्ब दे दिए गो। अब फिर से वही बात कि पहले वो जाएगा, ठीक, पहले वो जाएगा और उसके बाद बुक्स को सेंड करेगा। तो पहला एक्शन क्या हुआ, जाना। तो दोनों एक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट, अगर जाएगा तभी बुक सेंड कर पाएगा। तो पहला एक्शन ये है, तो पहला एक्शन हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो इस करके हम क्या लिख देंगे, इफ आई गो देयर आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वहां पर जो है आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो जो एग्जाम है आपके जैसे नायब तहसीलदार है, एचपीएस मेंस है, वहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको ये खुद लिखने होंगे। तो इस करके आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो थोड़ी अच्छे लेवल की होनी चाहिए, ताकि आप देखकर ही चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि
किसी एक आधी बुक्स में से प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन उन्होंने रूट नहीं समझा चीज़ों का। तो जब तक आप रूट नहीं समझोगे ना, तब तक क्वेश्चन आपके लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, और मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वी डैश इंग्लिश दीज डेज और लर्न लिखा हुआ है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, वी डैश विद आवर आइज, फिर लिखा हुआ सी। फिर द फूड डैश डिलीशियस, फिर लिखा हुआ टेस्ट। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपने क्या करना है, अब दीज डेज जब भी आपको दिख जाए, इस चीज को याद में रखेंगे, दीज डेज अगर आपको दिख जाए ये वर्ड, ठीक, या फिर नाउ अ डेज दिख जाए, ठीक, दीज डेज, नाउ अ डेज, ठीक, एटसेट्रा, ऐसे कुछ वर्ड दिख जाए तो आप उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करा करो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी आपको ये वर्ड दिखें, दीज डेज, नाउअडेज, क्योंकि देखिए बहुत से सेंटेंसेस आपके ऐसे होते हैं जिसमें वर्ड ही आपको बहुत हिंट दे देते हैं, ठीक। वर्ड से ही जो कुछ आपके ऐसे रेफरेंस वाले वर्ड होते हैं, रेफरेंशियल वर्ड्स उनको कहा जाता है, तो वो रेफरेंशियल वर्ड्स ही आपकी हेल्प करते हैं टेंस को डिसाइड करने में, या फिर फॉर्म ऑफ टेंस को डिसाइड करने में। क्योंकि जब भी आपके पास दिया होगा ना कि राइट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपके जो क्वेश्चन है वो 3 जगह से बनते हैं। फिर या तो आपके बनेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, या बनेंगे टेंसेस से, या तो आपके बनेंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब से। 3 तरह से आपके ही बनेंगे। क्लियर? अब दीज डेज आ गया, वर्ब है लर्न, तो इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म आ जाएगी वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। क्लियर? उसके बाद आता है वी डैश विद अवर आइज। अब यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी आपके पास ये वर्ब्स आ जाए, ठीक, जैसे माइंड है, रिमेंबर, मीन, थिंक, नो, सपोज, प्लीज, सी, टेस्ट, स्मेल, प्रेफर, हियर, रिकॉग्नाइज, नोटिस, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, कंटेन, कंसिस्ट, ऑन, पोजेस, बिलीव, डिसलाइक, एडोर, विश, हेट, ट्रस्ट, लाइक, लव, वांट, डिजायर, अग्री, इमेजिन, लुक, appear, resemble, require, hope, seem, affect, coast, become, refuse। जब भी ये verbs दिखें तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखें, do not use the following verbs in continuous form, ठीक है। लेकिन जनरली मतलब मैक्सिमम टाइम आप इनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक। लेकिन कुछ इनके यूसेज रहते हैं, ठीक है, वो बड़े ही कॉम्प्लेक्स यूसेज है जहां पर हम इनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, इनमें से कुछ वर्ब्स लिखी जा सकती हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, लेकिन हर जगह नहीं, ठीक। जैसे मान लो कि मैं थिंक की बात करूं, अगर थिंक आपकी परसेप्शन की बात कर रहा है, अगर थिंक आपकी परसेप्शन की बात कर रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अगर थिंक कोई प्रोसेस है, सोचने के प्रोसेस की बात करें, तो इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर आ गया, देखिए ये क्या है, ये आपका सी यहां पर वर्ब लिखी हुई है, एंड वी डैश विद आवर आइज। तो ये क्या है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इस चीज को ध्यान में रखो, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, वी सी विद आवर आइज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। द फूड डैश डिलीशियस। अब टेस्ट एक ऐसी वर्ब है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, जिसको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते। द फूड इज टेस्टिंग नहीं होगा, तो हम क्या कर देंगे, द फूड टेस्ट्स डिलीशियस, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये कुछ वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप याद रख सकते हैं। ये वर्ब्स कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आपकी नहीं लिखी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वी डैश दिल्ली रिसेंटली। अब फिर से कुछ ऐसे रेफरेंशियल वर्ड्स जो आपकी मदद करते हैं टेंस को डिसाइड करने में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रिसेंटली वर्ड दिया है, ये बहुत बड़ी हिंट है। लेटली वर्ड दिया, ये भी बहुत बड़ी हिंट है। येट वर्ड दिया, ये भी एक बहुत बड़ी हिंट है, ठीक। और कुछ फ्रेजेस भी आपके हिंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी आपको ये वर्ड देखने को मिले, येट, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, सो फार, एवर, जब भी ये वर्ड्स आपको देखने को मिले तो इनके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हो। कौन सा टेंस यूज करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हो। तो थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में भी हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जाए
ठीक, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब यूज किया जाता है जब हम रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस की बात करें, या और भी इसके बहुत सारे डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं यूसेज के। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे हैज या फिर हैव। क्या लिखेंगे आप? हैज या फिर हैव, और फिर आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लिखेंगे आप क्या? ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। अब हैज या हैव का डिफरेंस वही है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर डू डज में डिफरेंस होता है। ठीक, तो हैज हैव में डिफरेंस क्या है कि हैज का यूज तब किया जाएगा जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर केस है, यानी कि ही शी इट है, या फिर कोई भी नेम विच इज इन सिंगुलर फॉर्म, विच इज इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक, और हैव का यूज कब किया जाएगा? जब आपका सब्जेक्ट क्या है? आई है, वी है, ठीक, यू है, फिर दे है, आई वी यू दे, या फिर कोई भी प्लूरल फॉर्म है, या फिर कोई भी प्लूरल फॉर्म है। ठीक, तब आप क्या करोगे? हैव का यूज करोगे। तो ये हमारा डिफरेंस होता है हैज और हैव में। ठीक, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा कि ये कुछ वर्ड्स हैं आपके, कि जब भी ये वर्ड आपको येट दिखे, ऑलरेडी दिखे, लेटली दिखे, रिसेंटली दिखे, सो फार दिखे, एवर दिखे, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। या फिर आपको ये फ्रेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक, जैसे दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द इजिएस्ट, दिस इज द वर्स्ट। जब भी ये फ्रेजेस आपको देखने को मिले तो आप इनके साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख दें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो यहीं से आपका क्वेश्चन जो है बड़ा इजी बन जाता है ना। यहीं से बहुत सी समस्या हमारी हल हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ ऐसे रेफरेंशियल वर्ड्स या फ्रेजेस दिख रहे हैं जो इस क्वेश्चन को इजी बना देंगे। मुझे ज़्यादा इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने देखा यहाँ पर वर्ड रिसेंटली, तो मुझे लग गया पता कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं? हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब लगाते हैं। तो लगा दो जी। अब वी के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा? जैसे कि हमने अभी देखा कि वी के साथ तो क्या आता है? हैव आता है, तो बस लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? वी हैव लिख देंगे, वी हैव। अब विजिट की क्या है? थर्ड फॉर्म आएगी हैज़ हैव के साथ। एक चीज और याद रखेंगे कि कोई भी सॉरी, कि कोई भी परफेक्ट टेंस है, कोई भी परफेक्ट टेंस है, तो उसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लग जाएगा, अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड लगा देंगे, अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल हैव लगा देंगे। इस चीज़ को याद रखना बस। ठीक, इस चीज़ को देखो, मैं यहाँ पे आपको समझा भी देता हूँ इस चीज़ को कि परफेक्ट टेंस में क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उससे पहले लगा दो हैज या हैव। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो उससे पहले क्या लगा दो? हैड। और अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो उससे पहले लगा दो विल हैव। बस इतनी सी बात होती है। ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव। हैज हैव में डिफरेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी हैव विजिटेड दिल्ली रिसेंटली। वी हैव विजिटेड दिल्ली रिसेंटली। अब फिर से लेटली वर्ड आ गया, तो लेटली वर्ड का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी रिसेंटली होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने गो जो वर्ब है वो लिखी हुई है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वी दे हैव। ठीक, अब बहुत से बच्चे गॉन करेंगे, लेकिन यहाँ पर बीन आना चाहिए, दे हैव बीन आना चाहिए, क्योंकि ये भी वर्ब ट्रांजिशन की होती है। देखिए, अगर हम ये इस पॉइंट पर हैं ए, और हम यहाँ से यहाँ चले गए किसी दूसरे पॉइंट पर, तो फिर गो वर्ब आती है। ठीक, लेकिन हम एक पॉइंट पर है ए से हम गए किसी दूसरे पॉइंट पर और जाकर वापस अगर आ गए हैं, तो फिर आप बीन वर्ब यूज करा करो। ठीक, अगर मान लो हम पॉइंट ए पर हैं और हम कहीं दूसरे से पॉइंट ए पर आ रहे हैं, तो फिर कम यूज करा करो। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि वो जाकर आए हैं, रिसेंटली वो जाकर आए हैं, तो दे हैव बीन टू सम नाइस प्लेसेस रिसेंटली। आई बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद है वी डैश एनी पार्सल येट। अब अगर ये आपको वर्ड दिखाई दे येट, और ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा हो, कंजंक्शन का ना कर रहा हो, एडवर्ब का काम कर रहा हो, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो आपका, जो भी यहाँ पर आप टेंस लगाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका किस में यूज किया जाएगा? नेगेटिव फॉर्म में यूज किया जाता है। इनकी नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में येट लगता है। तो अगर येट यहाँ पर आ गया तो इस चीज का आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर वर्ब जो है वो नेगेटिव फॉर्म में यूज होगी। ठीक, तो वी के साथ क्या आता है? हैव आता है,
और फिर हम नॉट लगा देंगे क्योंकि येट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी पार्सल येट, तो येट से याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से मुश्किल बन सकता है क्योंकि बहुत से बच्चों को शायद ना भी पता हो इसकी राइट यूसेज। तो जब भी येट आया एडवर्ब का काम कर रहा है तो आप क्या करेंगे, वहां पर नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द इजीएस्ट। अभी हमने बात की कि जब भी आपके पास फ्रेजेस आए, दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द इजीएस्ट, दिस इज द वर्स्ट, जब भी ऐसे आपके पास सेंटेंसेस आए, फ्रेजेस आए, तो आप उनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द इजीएस्ट, सॉल्व आ रखा है तो आई के साथ क्या आता है, आई हैव। ठीक, और अगर ऐसा आपको फ्रेज दिखाई दे, दिस इज द इजीएस्ट, इट इज द फर्स्ट, इट इज द, तो आप क्या करेंगे, हैज या हैव लिखेंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे, एज या हैव, और फिर लिखेंगे आप एवर, और फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला फ्रेज आप यूज करेंगे, हैज या हैव और फिर एवर, क्योंकि यहां पर बात की जाती है कि तब से लेकर आज तक, तो एवर की बात की जाएगी कि आज तक। ठीक, तो दिस इज द इजीएस्ट आई हैव, फिर क्या लिख देंगे, सॉरी, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, सॉल्व्ड, आई हैव एवर सॉल्व्ड। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ऐसे बहुत सारे हमारे और भी डिफरेंट यूजेस हैं वर्ब्स के जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक, ऐसे नॉन फाइनाइट से पूछे जाते हैं, ऐसे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछे जाते हैं, हो सकता है क्वेश्चन टैग से भी पूछे जाएं, ठीक, टेंस से भी पूछे जाएं। तो ऐसे बहुत से यूसेज हैं जो आपको सीखनी होती है और धीरे धीरे ही हम चीज़ों को क्या करते हैं, समझ पाते हैं, है ना। तो ऐसे और भी पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी होते हैं और फ्री के नंबर होते हैं, तो हमें ये कर लेने चाहिए। क्लियर, तो चलिए अगला देखते हैं, मिस्टर शर्मा डैश 2 वीक्स अगो। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है अगो, तो ये भी एक रेफरेंशियल वर्ड है। इसका जहाँ पे आपको यूज दिखे तो आप क्या कर देंगे, टेंस लगा देंगे। मैं आपको बताता हूँ कौन सा टेंस लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको वर्ड आ जाए येस्टरडे, फिर आ जाए अगो, या आ जाए प्रीवियस डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, या फिर कोई भी पास्ट का ईयर लिखा हो, या फिर कोई भी पास्ट का ईयर लिखा हो। ठीक, तो इनके साथ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर दिया करो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर दिया करो। ठीक, जैसे यहां पर लिखा है मिस्टर शर्मा डैश 2 वीक्स अगो, मिस्टर शर्मा डैश 2 वीक्स अगो, तो वर्ब दे रखी है डाई। अब अगो आ गया तो अगो के साथ आपको क्या लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि अगो का मतलब होता है फ्रॉम प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम टू पास्ट। हम कहाँ जाते हैं, प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं इसमें। तो जब भी हम प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना चाहिए हमें, वो है सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट प्लस डिड, फिर क्या आता है नॉट, और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, डिड के बाद नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी, मिस्टर शर्मा डाइड 2 वीक्स अगो। उसके बाद परहैप्स यू नो दैट आई डैश द एग्जामिनेशन इन 2015। अब इन 2015 में ये जो है ये आपका पास्ट ईयर है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी पास्ट। इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है, कुछ नहीं लिखना आपको। ठीक है, परहैप्स यू नो दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 2015। ठीक, उसके बाद आ गया देखो लास्ट सैटरडे, तो लास्ट वर्ड कहीं भी दिखे आपको, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी, कुछ भी दिखे तो उसके साथ आप क्या लगा दो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा दो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माय अंकल लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे। बन गया ना क्वेश्चन आसान, है ना। तो वर्ब के क्वेश्चन वाला तो मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये भी अभी फुल हमने कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और एक कॉन्सेप्ट तो मैं देख रहा हूँ कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ठीक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा आने वाले सेशंस में। तो ऐसे ही है, बड़े आसान ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं,
और इनको समझ पाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हमारी टेक्निक राइट होनी चाहिए तो क्वेश्चन आसान बन ही जाते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर अपनी इन्फॉर्मेशन दें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा पाएँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।